ए शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। यूं तो रहा मैं कई शहरों में, पर तेरे जैसा दिलदार ना मिला। ऐ लखनऊ तू बसा है मेरे दिल में, ढूंढा बहुत पर तेरे जैसा यार न मिला। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आज के शो गुफ्तगू में। शेर सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी रेलगाड़ी कहाँ पर आके रुकी है। जी हाँ, आपके और हमारे चहीते लखनऊ। हमारे साथ मौजूद है जाफर मिर अब्दुल्ला साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो गुफ्तगू में। अगर आपने लखनऊ को जाना और इन्हें ना पहचाना तो फिर क्या जाना। तो लखनऊ की अगर हमने बात करनी शुरू करी है तो अब लखनऊ के इतिहास के पन्नों को भी टटोलेंगे। तो लखनऊ के नाम का जब इतिहास में जिक्र होता है तो उनके साथ राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी का भी जिक्र होता है। लखनपुरी से लेकर लखनऊ तक का सफ़र कैसे तय हुआ? भाई ऐसा है कि जब 14 साल के वनवास के बाद राजा रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आए तो जाहिर है कि उनका बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ और ख़ुश हो के राजा रामचंद्र जी ने ये इलाक़ा अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को दिया, जो कि लक्ष्मणपुरी, लखनपुरी, लखनमऊ और बाद में फिर लखनऊ कहलाने लगा। ये एक बहुत क़दीम शहर है। अगर यहाँ पर एक्सकवेशंस जो किए गए, जो आर्कियोलॉजी में देखा गया, तो 3-3 हज़ार और 3.5 हज़ार साल पुराने यहाँ के ऊपर एक्सकवेटेड आर्टिकल्स मिलते हैं। ये जो यहाँ लक्ष्मण टीला है, ये जो अब टीला शाह पीर मोहम्मद भी कहलाने लगा, जहाँ आलमगीरी मॉस्क टीले वाली मस्जिद है, ये सबसे पुरानी जगह है जहाँ पर आबादी शुरू हुई, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है कि नीचे दरियाए गोमती है और ऊपर हाइट है। तो जब आबादी शुरू हुई है तो यहीं से शुरू हुई है और धीरे धीरे जिस तरह से वो रेसेस जो हैं ताकतवर आती रहीं तो अपने से कमज़ोर को वो डिस्प्लेस करती रहीं और यहाँ तक कि अकबर आज़म का ज़माना आ गया और मुग़ल्स आ गए। सर, जैसे आपने जिक्र किया कि यहाँ पे मुग़ल आए, तो हिंदुस्तान की तो एक गवाह है इतिहास कि हिंदुस्तान पे कई आक्रमण हुए। मुग़ल और अंग्रेज़ का आक्रमण यहाँ पे नामित किया जाता है या बच्चे बच्चों को पता है। तो लखनऊ ने अपने आप को कैसे संजोग के रखा और कैसे कैसे बदलता गया इन आक्रमणों के बीच में? जब अकबर आज़म आए तो उन्होंने राजा टोडरमल को पूरे हिंदुस्तान को 12 सूबों में तकसीम करने के लिए हुक्म दिया और वो किया, जिसमें अवध का जो सूबा था वो बहुत बड़ा ज़रख़ेज़, बड़ा स्पिरिचुअल और यहाँ के ऊपर पैदावार भी बहुत अच्छी होती थी, तो यहाँ का रेवेन्यू भी बहुत अच्छा था। इसके 3 बॉर्डर्स जो हैं वो आपके नेपाल से मिलते हैं और वेस्ट साइड में गंगा के इस तरफ तक आपका अवध फैला हुआ था। अब धीरे धीरे जब यहाँ के ऊपर कॉन्करर्स आए, उन्होंने यहाँ को उसको लूटना शुरू किया हिंदुस्तान को, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि जब अकबर ने यहाँ के ऊपर सूबा बना दिया तो इनके पहले सूबेदार थे शेख अब्दुल रहीम, जिनका यहाँ मकबरा भी है नदिया महल में और लाल पत्थर का है वो। फिर वो ऑटोक्रेटिक हो गए और उनकी डायनेस्टी जो थी चली और फिर 1722 में मोहम्मद शाह रंगीले ने नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क को यहाँ भेजा कि आप जाके उनसे हुकूमत लीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए। तो जाहिर है कि वो इतने ताकतवर हो चुके थे कि यहाँ पर एक पंचमहला था जिसको मच्छी बावन भी कहते थे, जो बाद में मच्छी भवन कहलाने लगा। तो अंग्रेज़ों ने उसको डायनामाइट से उड़ा दिया था। तो शेखजादों ने ये जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उधर से जो नीचे मस्जिद की तरफ ढाल उतरती है, तो वहाँ ऊपर एक शेखन दरवाज़ा बनवाया था, जिसमें अपनी सुप्रीमेसी ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने एक जूता और एक नंगी तलवार टांग रखी थी। उसका मकसद ये था कि जो शख्स शहज़ादों से मिलने के लिए आए तो उनके जूते के नीचे सर झुका के आए और अगर किसी ने सरकशी करने की कोशिश की तो वो एक बरहना शमशीर लटक रही है उसका सर कलम करने के लिए। तो नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क पहले तो फैज़ाबाद आए, जिसको बंगला कहते थे। वहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी आराज़ियाँ बनवाईं और मुग़ल फ़ौज और मुग़ल कोतवाल दिल्ली के कोतवाल को लेके आए थे
और कुछ दिन वहाँ पर वो ठहरे और प्राइम फेशली उन्होंने अपनी एक ऐसी धाक जमा ली कि ज़ाहिर है कि पूरी ताकत उनके साथ है। फिर बहुत खामोशी से उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड से लखनऊ का हिसार किया, और जब वो रिवर गोमती में कश्ती पर तशरीफ़ ला रहे थे तो इत्तेफाकन एक मछली उछल के उनकी आगोश में आ गई। तो दिस वॉज टेकन टू बी अ गुड ओमन, क्योंकि मछली जो है हिंदुस्तान में और ईरान में एक बड़ा शगुन माना जाता है। तो उन्होंने अपने कोर्ट ऑफ वार्ड्स में ये एक इंसिग्निया मछलियों का जोड़ा दिया, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने उसको रिटेन भी किया। फिर उन्होंने शहज़ादों को तलब किया और उनसे कहा कि बेहतर होगा कि आप खामोशी से आप हमें ये हुकूमत सौंप दें, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपसे छीन लेंगे। तो बहरहाल बहुत पीसफुली दिस वाज द ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स, और 1722 से नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क ने अवध में अपनी हुकूमत शुरू की। एंड दिस डायनेस्टी इज़ नोन एज द डायनेस्टी ऑफ द नवाब्स एंड द किंग्स ऑफ अवध। इसमें नवाब सादत खां से नवाब वाजिद अली शाह तक 1856 तक ये सिलसिला जारी रहा। और लखनऊ की तरक्की 1775 में जब नवाब आसिफउद्दौला बहादुर ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया है फ्रॉम फैज़ाबाद टू लखनऊ, तो यहाँ की तहज़ीब, यहाँ का तमद्दुन, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की इमारतें, यहाँ के बागात, यहाँ का पहले आप, जनाब, ज़बान, हर चीज़ जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। और खिंच खिंच के वो माहिरीन फ़नून लतीफ़ा जो कि दिल्ली में अब परेशान हो रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ काबिज़ हो रहे थे, अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो गई थी, मुग़ल सल्तनत जो थी वो बहुत कमज़ोर हो रही थी। तो अब वो ये सोच रहे थे कि अब वो कहाँ जाएंगे, उनको पेट्रोनाइज़ कौन करेगा। तो नवाब आसिफउद्दौला बहादुर ने उनको दावतनामे भेजे कि आप हमारे लखनऊ तशरीफ़ लाइए, हम आपकी, आपके अहले ख़ानदान की, आपके हुनर और फ़न की पूरी किफ़ालत करेंगे, पूरा पेट्रनेज करेंगे। तो खिंच खिंच के जो लोग थे वो यहाँ आने लगे और लखनऊ की तरक्की होती रही। और नवाब वाजिद अली शाह के जाते जाते जो ट्रैवलर्स आए, जो आर्किटेक्ट्स आए, जो हिस्टोरियंस आए, उनकी नज़र में लखनऊ वाज द बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा देयर इज़ नो सिटी इन द वर्ल्ड एज ब्यूटीफुल एज द सिटी ऑफ लखनऊ, नीदर कॉन्स्टेंटिनोपल नॉर रोम नॉर पेरिस। तो अपनी तहज़ीब के ज़िनत के ऊपर था, लेकिन अंग्रेज़ों की एक साजिश थी, क्योंकि दिस वाज द लास्ट पाई टू बी ईटन। ज़्यादातर हिंदुस्तान के ऊपर तो वो काबिज़ हो चुके थे। अवध इतना पुरसुकून था, नवाब वाजिद अली शाह की इतनी मोहब्बत और अक़ीदत थी इनकी आवाम में कि लोग इन्हें अपना कृष्ण कन्हैया कहते थे। अपनी दुकानों में इनके स्केचेस लगाते थे, इनके नाम लेके अपनी दुकान खोलते थे कि उसमें बरकत हो। तो उन्होंने जब लॉर्ड डलहौज़ी, ही वाज द गवर्नर जनरल, उसने जेम्स ऊट्रम को भेजा है विद द ट्रीटी टू बी साइंड बाय नवाब वाजिद अली शाह, और उसमें यह था कि ही विल रिमेन द किंग बट द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विद द कंपनी। उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा आप हमारा तख्त ले सकते हैं, हमारा ताज ले सकते हैं, लेकिन आप हमारी दस्तखत नहीं ले सकते। हम ये गवारा नहीं करेंगे कि हम नाम के बादशाह हों और हमारी रियाया आपके हाथों सफ़र करे। जंग भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी ताकत का भी अंदाज़ था। वो अपनी फ़ौजों को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन वो करने ना दिया गया। उधर विद ऑल देयर फुल माइट, ब्रिटिश विद देयर सोफिस्टिकेटेड वेपनरी और उनकी जो स्ट्रैटजीज़ वॉर की थी, उनके साथ ज़ाहिर है कि इनको प्रेशराइज़ कर रहे थे। तो ही रादर एब्डिकेटेड हिमसेल्फ। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम जंग करेंगे तो हमारा लखनऊ जो है गुलजार वो मिस्मार होगा, खून नाहक होगा और तबाही होगी, और हम शर्मिंदगी महसूस करेंगे और कैद हो जाएंगे, और ज़ाहिर है कि कोई नतीजा नहीं। तो ही वेंट फॉर अ लीगल वे आउट। उन्होंने ये सोचा कि हम पहले जाएं कैलकटा टू मीट द गवर्नर जनरल और उनसे अपनी ये जो किंगडम है इसको वापस लेने के लिए बातचीत करें, और अगर ऐसी बात ना बनी तो ही वुड प्रोसीड टू इंग्लैंड एंड मीट क्वीन विक्टोरिया। तो ये यहाँ से पहले कानपुर आए। मिस्टर ब्रेंडन एक इनके दोस्त थे, उनके साथ ये 7 दिन रहे।
वहाँ से कश्ती के ज़रिए काशी आए, काशी नरेश के 15 दिन मेहमान रहे और वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ये शहनाई बजती है गेट्स पर और जो गंगा आरती होती है, ये नवाब वाजिद अली शाह ने शुरू की और अपने जेब ख़ास से उन्होंने कहा कि हम इसके अखराजात उठाएंगे। आपने कहा कि यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह ने काशी में शहनाई जो बजती है उसका इजाद किया, तो ये हम मान सकते हैं कि संस्कृति है उसमें मुग़ल शासकों का कुछ योगदान रहा है? देखिए, ऐसा है, जो शहनाई है ये किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट्स के ऊपर जो शहनाई बजती है, शहनाई किस लिए बजाई जाती है, नौबत किस लिए बजाई, शुभ अवसर होता है या उसकी इज़्ज़त कि बादशाह की सवारी गुज़र रही है, कोई इस तरह का गेस्ट आ रहा है, शादी ब्याह का मौका है, मतलब खुशी के मौके के ऊपर शहनाई बजाई जाती है और उसको ऑनर दिया जाता है। तो ज़ाहिर है कि मुग़ल्स के एक तरह से ये सूबेदार थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन अब तो ये किंग हो चुके थे, क्योंकि 1819 में गाज़िउद्दीन हैदर बादशाह हो गए थे। द 7th नवाब हु बिकेम द किंग इन 1819, तो अवध हैड बिकम एन इंडिपेंडेंट किंगडम। तो मुग़लों से उसका कोई ताल्लुक़ भी नहीं रहा था, लेकिन दे वर नॉट द फोज ऑफ द मुग़ल्स। ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये था कि इंडिपेंडेंट किंगडम थी। लेकिन ये इनकी अपनी खूबी थी कि ही वॉज़ अ पेट्रन ऑफ फाइन आर्ट्स। तो जब ये वहाँ गए हैं तो काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है ज़ाहिर है कि एक मकाम रखता है, उसकी एक इज़्ज़त है, उसका एक ऑनर है और उससे लोगों का एक आस्था है। इन्होंने अपनी भी एक तरह की आस्था वहाँ के ऊपर दिखाई और शहनाई का आगाज़ किया और गंगा पर आरती जो आजकल होती है, बड़ा उसमें रश होता है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नवाब वाजिद अली शाह। और उसके बाद में ये कलकत्ते के लिए रवाना हुए। चूँकि गर्मी का मौसम था, पानी का सफ़र था, तो ही डेवलप्ड स्किन रैशेस, स्किन एलर्जी। और जब ये कलकत्ते पहुँचे हैं तो डॉक्टर्स ने इनको अलाउ नहीं किया, ही वोंट बी एबल टू टेक द वॉयज टू इंग्लैंड बिकॉज ऑफ हिस कंडीशन। तो 140 लोगों का एक कंटिंजेंट which was led by his mother, Malka Keshwar, Malka Alia, along with his younger brother, Mirza Hashmat Sikandar, along with the Crown Prince, Mirza Hamid. फिर इनके जो वकील थे, इनके जो प्रीस्ट थे, इनके जो नौकर चाकर थे, इनका जो अमला था, वो विलायत के लिए रवाना हुआ। लखनऊ जो है डायनेस्टी ऑफ नवाब रही है। मुग़ल शासन के दौरान अवध को राजधानी लखनऊ को बनाया गया, तो लखनऊ को चुनने की कोई ख़ास वजह रही है? ऐसा है कि महाराजा महमूदाबाद वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ सर हार्डकॉट बटलर। हार्डकॉट बटलर वॉज द चीफ कमिश्नर। तो उनसे चूँकि दोस्ताना था, पहले इलाहाबाद कैपिटल था, तो महाराजा महमूदाबाद ने उनसे कहा कि भाई लखनऊ इज़ मोर सेंट्रलाइज्ड, तो लखनऊ को आप कैपिटल बना लीजिए। और यहीं ताल्लुक़दारी भी थी, जितने भी ताल्लुक़दार थे दे वर अराउंड लखनऊ। तो बटलर ने फिर 1920s में लखनऊ को कैपिटल बना दिया और जब से आज तक ये कैपिटल अवध का भी है और यूपी का भी है। अवध का कैपिटल तो अयोध्या था, राजा रामचंद्र जी वहाँ के सूर्यवंशी राजा थे, और फैज़ाबाद भी रहा, लेकिन अब लखनऊ 1920 से है। तो एक शेर आपका हो जाए जो आपको पसंद है, आज लखनऊ को आप अपने हिसाब से जो बताते हैं, बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को। ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। लखनऊ लुटने पिटने के बावजूद भी अभी एक बहुत अच्छा शहर है। यहाँ के ऊपर जो मिजाज है लोगों का, आपस में भाईचारगी है, मोहब्बत है, गंगा जमनी तहज़ीब है। एंड वी आर प्राउड टू से कि आज तक यहाँ कोई कॉम्युनल रॉयट नहीं हुआ, जबकि कोशिश करने की काफ़ी कोशिश की गई और साजिश हुई, लेकिन यहाँ का जो मिजाज है, यहाँ की जो जड़ें इतनी मज़बूत हैं, जो गंगा जमनी तहज़ीब है, तो वह आपस में मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप यूँ देखिए तो हर तरह से, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखें तो 150-100 साल पुराने, 200 साल पुराने, 100 साल पुराने तो न मालूम कितने हैं। कि यहाँ पर लेबॉर्ट्रीज़, यहाँ के ऊपर और इस तरह की CDRI है, टॉक्सिकोलॉजी है, एरोमेटिक प्लांट्स की है,
PGI है, फिर लामार्टिनिया 1845 का शुरू किया हुआ, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज 1905 का, यूनिवर्सिटी 1920s की, कॉल्विन 1920s का, क्रिश्चियन कॉलेज 150 साल पुराना, IT कॉलेज भी उतना ही पुराना, लॉरेटो भी उतना ही पुराना, लामार्टिनिया गर्ल्स बॉयज़ से 25 साल छोटा है। तो यहाँ के ऊपर खाना पीना, रहना, ज़बान, आदाब, तस्लीमात, लिबास और रवादारी और मिजाज की एक दूसरे के लिए पहले आप, ये लखनऊ में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो जैसे आपने अभी जिक्र किया आदाब का, तो पहले सैल्यूटेशन के लिए भी तो बहुत सारे शब्द थे, जैसे नमस्कार हो गया, राम राम, सलाम वालेकुम। तो आदाब का ही इजाद क्यों किया गया? ये नवाब वाजिद अली शाह की देन है। ही वॉज सच ए सेकुलर पर्सन कि उस ज़माने में, जैसे आपने कहा कि सैल्यूटेशन के डिफरेंट मोड्स थे। अगर मुसलमान हैं, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, दिस इज़ अ मोड ऑफ सैल्यूटेशन। लेकिन इससे मालूम होता है कि फ़लाँ शख्स किसी ख़ास मज़हब से जुड़ा हुआ है, उनका नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, इज़ ऑल्सो अ मोड। लेकिन इससे भी मालूम होता है कि फ़लाँ धर्म से आपका ताल्लुक़ है। तो नवाब वाजिद अली शाह ने इन दिस सोसाइटी इंसान को मज़हब से जुदा किया और अदब से जोड़ा। अदब मीन रिस्पेक्ट, आदाब इज़ द प्लूरल, जमा है, यानी रिस्पेक्ट इन ऑल फॉर्म्स। तो वो लखनवी आदाब इतना पॉपुलर हुआ कि यूनेस्को has proposed this Lucknowi Adab to be given a World Heritage status under intangible heritage. Another mode of dress he gave, a secular common code of dress in the form of this दोपल्ली टोपी या नगरखा। ये पहले ज़ाहिर है कि जो हेडगेयर्स होते थे उससे लोग पहचाने जाते थे, उनका स्टेटस पहचाना जाता था, उनके ख़ानदान पहचाने जाते थे, उनके रीजन पहचाने जाते थे, उनके क्लैंस पहचाने जाते थे। तो ही इंट्रोड्यूस्ड अ कॉमन सेकुलर कोड ऑफ ड्रेस इन द फॉर्म ऑफ दोपल्ली टोपी एंड अंगरखा। ये है कि लोग आदाब तस्लीमात बजा ला रहे हैं, दोपल्ली और अंगरखे में हैं। सलीस उर्दू ज़बान थी उस ज़माने में, हर शख्स जो है वो बेहतरीन शीरीं ज़बान में गुफ्तगू कर रहा है, तो पता ही नहीं चलता कि आपका मज़हब क्या है, आप खालिस लखनवी हैं। शेर व शायरी का जो आज कल्चर रहा हो गया है हिंदुस्तान में, और ख़ास करके लखनऊ में शेर व शायरी की बड़ी डिमांड है, तो ये मुग़ल काल से ही शुरू हुआ था या फिर पहले भी इस? नहीं, देखिए ऐसा है कि शेर व शायरी जो है ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, और ये अरब्स में भी होती थी। और उनके अगर आप देखें तो एक से एक फ़िलासफ़र्स गुज़रे हैं जिनके अशार हैं, जिनके शेर व शायरी है। वो हम लोगों की उर्दू ज़बान में भले ही कम हो, लेकिन ये कि वो फ़ारसी में है, अरबी में है और मुख्तलिफ़ ज़बानों में है। तो शेर व शायरी जो है इंसान के मिजाज की एक रिफाइंडनेस है, उसकी वोकैबुलरी कितनी है, उसका जहन जो है वो कितना मौजू है और उसके ख़यालात कितने अच्छे हैं। क्योंकि यही अल्फाज जो हैं इसको एक बंदिश में कर लेना वो शेर व शायरी है। तो उनकी जो एक इमेजिनेशन है उसको अल्फाज में बयान कर देना। अब लखनऊ में द कॉन्टेम्प्रीज ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, मीर बबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, ये मर्सिए के मतलब टॉप नॉचर्स थे। दुनिया में इनका जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है कि जो कीट्स और बायरन और शेक्सपियर थे, अगर इनका कलाम वैसा प्रिंट होता और लोग पढ़ लेते और समझ लेते तो वो इनकी जूतियों की खाक भी नहीं थे एज़ फार एज़ द नॉलेज और इनकी पोइट्री वॉज कंसर्न। तो अवध के ज़माने में, नवाबीन और बेगमात के ज़माने में शेर व शायरी को उरूज ज़्यादा मिला। यहाँ मुशायरे ज़्यादा होने लगे, मुसालमे होने लगे, मक़ासिदे होने लगे, मरसिए की मजलिसें होने लगीं, दास्तान गोई होने लगी। दास्तान गोई तो बहुत पुरानी थी, लेकिन मुंशी नवल किशोर ने दास्तान गो इकट्ठा किए, दास्तान गोई हो रही है, उन्होंने 12 जिल्दें छपवाईं। तो जितने भी ये फ़नून लतीफ़ा थे जो यहाँ के ऊपर टैलेंट्स थे उनको निखारा गया। अब जैसे कथक है, वो देवदासीज़ तक लिमिटेड था, इट वाज़ अ डांस फॉर्म, और
देवी देवताओं को एक तरह से प्रेस करने के लिए, उनको खुश करने के लिए मंदिरों में देवदासीज़ के ज़रिए होता था। एंड इट वाज अ मोड ऑफ सॉर्ट ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज अमंग्स द कम्युनिकेशन अमंग्स द डेटीज़। तो नवाब वाजिद अली शाह ने उसको एक इंटरनेशनल स्टेज दिया। कथक एक घराना हो गया। तबले में एक ताल और तीन ताल इनकी ईजाद है। ठुमरी गायकी जो है कि एक शेर को 70 अंदाज में किस तरह से अदा किया जाए, ये नवाब वाजिद अली शाह की ईजाद है। तो ही वॉज अ वेरी फाइन पेट्रन ऑफ फाइन आर्ट्स। और उसको अंग्रेज़ों ने मतलब इनको कैरेक्टर असैसिनेट किया। इनके जो पॉजिटिव्स थे उनको इनके नेगेटिव्स में दिखाया कि यह याश है, ये बदकार हैं, ये हर वक्त नाचो गानों में डूबे रहते हैं, ये शायरी करते हैं, ये कबूतर उड़ाते हैं, ये कनकव्वा उड़ाते हैं, ये इत्र लगाते हैं, ये हुकूमत के लायक नहीं हैं। और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि सिविल वॉर हो जाएगी, विच विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कंपनी टू कंट्रोल, देयरफॉर ही शुड बी डिपोज्ड एंड ही शुड बी एब्डिकेटेड। लेकिन वो बिल्कुल उल्टा था। हमें बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई थी। जाहिर है, वरना उनके पास कोई चारा ही नहीं था कि अवध को कैसे, मतलब नवाब वाजिद अली शाह को जो लोग अपना कृष्ण कन्हैया कहें, उनके ऊपर जान छोड़ के उन पर अक़ीदत करें। एक बार ऐसा हुआ कि राजा साहब चरधा थे, ही वॉज अ पाटीदार ऑफ बलरामपुर। तो उन्होंने बेगम हज़रत महल का जंग में साथ दिया था। तो अंग्रेज़ ये करते थे कि अगर किसी ने अंग्रेज़ों की मुखालिफत की और नवाब का या बेगम का साथ दिया तो देयर पैलेसेस वर रेज़्ड टू द ग्राउंड, उनको मटियामेट कर देते थे। तो राजा साहब चरधा को भी उन्होंने मटियामेट कर दिया। उस ज़माने में गोंडा डिवीज़न में लॉरेंस नाम का एक कमिश्नर था और उसने अपना एक दरबार लगाया और ठेकेदारी सिस्टम राज किया, रेवेन्यू कलेक्शन। तो राजा साहब चरधा ने 4 गांव के ठेके की दरख्वास्त दी। ऑल द एप्लीकेंट्स वर समन इन द कोर्ट। तो वो अपने वफ़ादारी के साथ आए, हालांकि लुट पिट चुके थे, लेकिन उनका अंगरखा पहने हुए, म्यान में तलवार लगी हुई, सर पर बेहतरीन टोपी है और मूँछों पर तौ दिए हुए। लॉरेंस ने एक तंज़िया सवाल किया कि राजा, अगर अब आपके सामने नवाब वाजिद अली शाह आ जाएं तो आप पर क्या गुजरेगी? यानी आप एक तलबगार की हैसियत से हमारे दरबार में हैं। तो उनकी मूँछें फड़फड़ाईं, उनका चेहरा तमतमाया, कहने लगे कि हमारे भाग्य कि हमारा कृष्ण कन्हैया और उसके दर्शन हो जाएं। इन्होंने न्याम में से तलवार खींच ली, कहेंगे सुन ले लॉरेंस, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी तलवार होगी और तेरा सर। लॉरेंस ने कमेंट लिखा कि राजा की रगों में शाही खून गश्त करता है, इनको 4 गांव के बजाय 40 गांव का ठेका दिया जाता है, और ऐसे लोग अगर हमारे वफ़ादार हो जाएं तो हम पर आँच ना आने दें। ऐसे ऐसे लोग थे कि जो अपनी जान पर खेल जाते थे। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। हमने लखनऊ को फूड कल्चर मॉन्यूमेंट में पूरी एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करी है। अगर आप पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।